डियर कैंडिडेट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार है। चलिए, आज हम आपको पीसीएस मंथन, कौन नहीं जानता होगा, तो आपके पीसीएस मंथन का एक नया स्टार्टअप और एक नया सेगमेंट हमारे पास सामने आया है। जैसे आप देख सकते हैं, एग्ज़ाम एक्सप्रेस। एग्ज़ाम एक्सप्रेस ये मंथन का ही एक नया जो है प्रोग्राम है जो हमने स्टार्ट किया है। यह हमें आपको एक तो ये आपको ऐप के रूप में मिल सकता है प्ले स्टोर पे, ये ऐप भी हमारा, और ये हमारा एक यूट्यूब का चैनल भी है। तो आप चैनल पे और हमारे ऐप पे जा करके इसको ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप सेव कर सकते हैं। और उसके माध्यम से हमने, जैसा कि पूर्व में आपसे कहा था, कि जो अभी आपका एक सेगमेंट चल रहा है उससे पर डे हम आपको 10-50 जो क्वेश्चन है, जो 50 प्रश्न हैं जिन्हें आपने अटेम्प्ट किया है, उनको हम डिस्क्राइब करेंगे किसके वीडियो के माध्यम से। ऐप पर हमारा पूरा डिस्कशन होगा। ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, इतना लाभकारी होगा न सिर्फ प्रीलिम्स की दृष्टि से, बल्कि जब आप मेंस में भटकते हो, ढूंढते हो कि कंटेंट राइटिंग के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से मिले, कंटेंट कहाँ से मिले। तो इस डिस्कशन के पीछे का मुख्य जो विषय है वो वही है कि आपको डिस्कशन के साथ साथ सही उत्तर और उसके अलावा आपको जो है कंटेंट राइटिंग से संबंधित भी सारी चीज़ें मिल जाए। तो आपका मोस्ट वेलकम है एग्जाम एक्सप्रेस पावर्ड बाई पीसीएस मंथन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हम अपना सेगमेंट, जो आप आज का अपना जो क्वेश्चन आंसर वाला सेशन है, उसको स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग पूर्व में इसको कर चुके होंगे, तो इसी के संदर्भ में हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, और वो क्वेश्चन आ गया है किससे? रामसर सम्मेलन 1971 के संदर्भ में निम्नलिखित जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उन पर आपको विचार करना था। मूलभूत चीजें हैं। अब न सिर्फ पर्यावरण में बल्कि अप्लाइड ज्योग्राफी में भी, और आप पर्यावरण से संबंधित अन्य मामलों में देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन था। बोला गया यह 1972 में लागू किया गया। भारत 1980 में इसमें शामिल हुआ। रामसर इराक का शहर है, कैस्पियन सागर के तट पर। और पूछ रहा है, सबसे जो मेन आपको फोकस रखना है वो कहाँ रखना है, कि क्या पूछा है उसमें, है या नहीं है। अब आप देखते हैं तो ये 1972 में नहीं है, ये कब है? 1975 में है। भारत 1980 में ना होकर के, और भारत 1982 में इसका मेंबर बनता है। दूसरा आप देखते हैं, राम शहर इराक का शहर नहीं है, ये कहाँ है? ईरान का एक शहर है, ना कि इराक का। और ये बात बिल्कुल सही है, ये कैस्पियन सागर के तट पर है। तो हम देखते हैं तो इसका आंसर आपका क्या होगा। आंसर को यदि देखें तो आंसर यहाँ पर आपका होता है, ना तो एक सही है, ना दो सही, और ना ही तीन सही है। तो इसकी व्याख्या हम देखते हैं। तो व्याख्या में आप जब जाएंगे तो आप देख लेंगे सब कुछ करिए। देखिए सीधा सीधा दे रखा है हमने कि ये 1971 के है। ठीक, ब्रेक्सिट संधि हुई थी। 72 में क्या हुआ? 72 में भारत इसका सदस्य बना। ये लागू कब हुआ? 82 में भारत सदस्य बना है, 75 में लागू हो रहा। कहाँ पर है? ईरान में। हाँ, ये बिल्कुल सही है, कैस्पियन सागर। तो इसलिए स्पष्टीकरण है कि तीनों ही कथन सत्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एस्चुरी की लवणता, एस्चुरी की लवणता 0.5 पीपीटी से 35 पीपीटी के मध्य होती है। एस्चुरी में समुद्र, एक्चुअली में देखेंगे तो कह रहा है समुद्र और नदी का जल हमेशा प्रवाहित होता है। तो आपको पता है जो सैलिनिटी होती है, एस्चुरी की जो सैलिनिटी होती है वो क्यों? क्योंकि समुद्र का जल खारा है और नदी का जल ताजा है। तो ताजा और जो खारा जल जहां पर मिलते हैं तो वहां लवणता उतनी अधिक नहीं रहती है जितनी अधिक प्योर समुद्र में होती है। तो हम देखते हैं तो क्या कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। इस प्रकार के प्रश्नों को करने से पहले आप सबसे पहले एक शब्द को याद रखो। कथन कारक में बहुत कम संभावनाएं होंगी आपका प्रश्न गलत हो। किसको आप याद रखेंगे हमेशा? क्योंकि लगा दो। किसके बाद? कथन। तो अभी कथन क्या है? एस्चुरी की लवणता 5 पीपीटीएम से 35 पीपीटीएम के बीच होती है, क्योंकि समुद्र और नदी का जल हमेशा प्रवाहित होता है। तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसकी ये व्याख्या दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, ठीक, अब देखो यहां पर है, दूसरी चीज ध्यान रखना, पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। यहां पे भी सही नहीं है। ठीक, यहां हमेशा रखना कि जब भी आपको एक शब्द किसी क्वेश्चन में दिखाए जो बहुत ज्यादा जोर डालता हो और क्या लिखा हो, केवल, ऐसा स्टेटमेंट हमेशा बहुत अधिक संभावना रहती है कि वो गलत होने के चांस होते हैं। क्यों? केवल या मात्र शब्द का प्रयोग हुआ हो तो प्रेशराइज कर रहा है। मैंग्रोव क्या बोला है? केवल खारे पानी उगते नहीं, ये कभी कभी फ्रेश वाटर में भी उग जाते हैं।
आगे देखते हैं, मैंग्रोव पौधों में न्यूटोफॉर्म्स नामक विशेष श्वसन जड़ें पाई जाती हैं। दैट्स द करेक्ट, इनमें श्वसन जड़ें होती हैं। तीसरा कह रहा है मैंगो पौधों की जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा, ये गलत है, नहीं, ये गुरुत्वाकर्षण की दिशा में भी और अपोजिट दिशा में भी। मैंग्रोव को आपको देखेंगे तो इसे गरान वनस्पति, मैंग्रोव को क्या कहते हैं, गरान वनस्पति भी कहते हैं, ठीक है, दलदलीय वनस्पति भी कहते हैं। अब देखो इनका क्या होता है, इनकी जड़ें पहले जाती हैं नीचे, फिर बाद में दूसरे स्थान पर पौधों के रूप में ऊपर, फिर नीचे जाती हैं, फिर ऊपर आती, फिर नीचे जाती, फिर ऊपर जाती, फिर नीचे जाती, फिर ऊपर जाती, यानी कि इनका डाउनफॉल अपलिफ्ट, डाउनफॉल अपलिफ्ट, डाउनफॉल अपलिफ्ट। जब ये प्रक्रिया इनके अंतर्गत होती है तो ये जो कोस्टल एरिया है, यानी कि समुद्र में जो कोस्टल एरिया है उसको ये क्या कर देते हैं, उसको ये इंटरलॉक कर देते हैं, ठीक। तो ये कोस्टल एरियाज में, जैसे भारत में पूर्वी तट देखें आप, पूर्वी घाट, उसमें बहुत सारी रिवर्स जो है वहाँ जाती है, डेल्टा बनाती हैं, तो डेल्टाई क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पति मिलती है। तो आप देखेंगे मैंग्रोव में न्यूटोफॉर्म्स नामक एक विशेष श्वसन जड़ें होती हैं। दैट्स द करेक्ट, बट 1 और 3 क्या है, गलत है, ठीक। तो आंसर क्या होगा हमारा, केवल पूछ रहा है सही नहीं है, ठीक। तो कौन कौन से सही नहीं है, 2 और 3, ठीक। इसकी व्याख्या को आप देखो तो लिखा हुआ है सी, ठीक है। 1 और 3 सत्य नहीं है। मैंग्रोव खारे पानी के साथ साथ जल में भी उग सकते हैं, वेरी गुड, सही है, पहला वाला गलत हो। मैंग्रोव पौधों में न्यूटोफॉर्म्स जड़ें पाई जाती हैं। अब देखो यहाँ पे जो मैं आपसे बता रहा था, मैं कह रहा था कि ये दिशा में नहीं बल्कि विपरीत दिशा में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है शैवाल तथा डाइटम जू प्लैंक्टन के उदाहरण हैं। कोपोपॉड एक प्रमुख फाइटोप्लैंक्टन का उदाहरण है। समुद्री घास विशेष प्रकार की एंजियोस्पर्म होती है। बस ये 3 स्टेटमेंट जब आप देखोगे तो बस यहीं पे प्रॉब्लम हो गई। ये होते हैं और ये जो है वो ये होते हैं, यानी कि जो कहने का संदर्भ है मेरा वो ये है कि शैवाल तथा डाइटम जू प्लैंक्टन ना होकर के फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, और कोपोपॉड जो होता है, कोपोपॉड ये प्रमुख फाइटोप्लैंक्टन ना होकर के क्या होता है, जू प्लैंक्टन होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो 1 और 2 कैसे हो गए, गलत हैं। तीसरा कैसा है, सही है। और वो क्या कह रहा है, कौन से सही नहीं है। तो 1 और 2 स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। तो इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। आगे हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए मूल का मतलब होता है जड़। परजीवी आप समझते हैं, परजीवी का मतलब होता है कि जो ऐसे पेड़ पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर गए। हालांकि जितने भी पादप होते हैं उनको माना गया है कि वो प्राथमिक उत्पादक के साथ साथ स्वयं पोषी होते हैं। स्वयं पोषी का जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण एक ही होता है, प्रकाश संश्लेषण। अब हम देखते हैं यहाँ पर जब आप आए तो हम देखते हैं यहाँ पर देखें मूल पूर्ण मतलब पूर्ण रूप से मूल परजीवी, ठीक। और एक बोला आंशिक मूल परजीवी, यानी 2 में जड़ों की बात हो रही है, 2 में स्तंभ, यानी 2 में किसकी बात कर रहा है, स्तंभ। अब इसमें से एक आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये सबसे बड़ा उदाहरण है किसका, परजीवी पादप का। चाउमीन जैसे धागे होते हैं, किसी भी पेड़ पर फेंक दो, उस पेड़ का सत्यानाश तय है, क्योंकि इसमें चूषक अंग होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा जिस पर अमरबेल है वो उसका अपना टोटल का टोटल कंज्यूम कर लेती है, इसलिए पेड़ सूखने लगता है जबकि अमरबेल फलने फूलने लगती है। इसको अगर मिलाएंगे तो आप देखिए जो हमारे जो बनेंगे वो इस तरीके से बनेगा। देखिए यहां दे रखा है पूर्ण मूल परजीवी, ठीक। वो कौन से आएगा, ओरोबैंकी। ओरोबैंकी एक प्रकार का खरपतवार होता है, ध्यान रखना, इस चीज को पूछ लेता है, ठीक। दूसरा आंशिक मूल परजीवी, ये चंदन माना जाता है, इसकी जड़ों में कुछ होता है। पूर्ण स्तंभ यानी कि अमरबेल किसी पेड़ पर पूर्ण रूप से रहती है। आंशिक स्तंभ परजीवी जो हो रहा है लॉरेंथस माना जाता है, ठीक। तो ये है, इसको आप ठीक कर लें अपना। आगे आ जाएं, एक क्वेश्चन और दे रखा है, निम्नलिखित में से परमाफ्रॉस्ट का क्या तात्पर्य है। अब यहां पर एक वर्ड पूछ रहा है, ये वर्ड पूछ रहा है परमाफ्रॉस्ट पूछा। अब परमाफ्रॉस्ट को आप देखोगे तो ये होता है कि कोई ऐसा एरिया, कोई ऐसी भूमि जो लगातार 2 साल या उससे अधिक तक क्या रही हो, स्नो कवर्ड रही हो, यानी कि ये पूरा का पूरा कैसे रहेगा, बर्फ से ढका। इसको कहते हैं परमाफ्रॉस्ट, और इसका मतलब होता है हिमीकृत धरातल, यानी कि वहां बर्फ के अलावा कुछ नहीं है, ठीक। यानी कि कोल्ड डेजर्ट इसका बहुत अच्छा उदाहरण है,
ठीक, तो 2 वर्ष से अधिक हो गया, ग्लेशियर्स हैं नहीं पिघले, तो वो ढके ही उसके नीचे जो धरातल है वो कैसा है, हिमीकृत है। ठीक, चलिए अगला हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारक वाला क्वेश्चन है। फिर मैंने आपसे क्या बोला था, आपको क्या लगाना है, क्योंकि कथन कह रहा शंकुधारी वनों में जैव विविधता तथा उत्पादकता सबसे कम होती है। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। जैव विविधता और उत्पादकता सबसे कम होती, तो सबसे पहले आप वही क्रिसमस का ट्री आपने देखा होगा तो उसे याद रखेंगे, इन्हें कहते हैं शंकुधारी वन, और यही उदाहरण होते हैं किसके, कोणधारी वन के। ठीक, तो शंकुधारी और कोणधारी वन जो होता है वो कहाँ मिलेगा, जहाँ कैसी होगी वनस्पति, पर्वतीय वनस्पति, यानी कि इनका विकास कहाँ होता है, वो पर्वतीय क्षेत्रों पर होता है। और जितने भी ऊंचे स्थान है, जैसे भारत में जम्मू कश्मीर या हिमालय क्षेत्र को देख लो, वहां सूर्य का प्रकाश कभी भी कैसा नहीं पड़ सकता, लंबवत, हमेशा कैसा पड़ता है, तिरछी किरणें पड़ती। और आप देखेंगे तो यहां वनों की जैव विविधता और उत्पादकता सबसे कम होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही इन दोनों चीजों को क्या करता है, निर्धारित करता है। जो इसमें फैक्टर है वो कौन सा है, जैव विविधता और कहीं ना कहीं उत्पादकता, ये दोनों का सीधा संबंध होता है किससे, सूर्य के प्रकाश से। और वहां सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं मिल रहा है, कारण क्योंकि शंकुधारी वनों का विस्तार सभी वनों में सर्वाधिक है। ये तो कोई बात नहीं हुई जी, तो हम कह सकते हैं कि ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन जब बात आएगी व्याख्या की तो व्याख्या इसकी सही नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा आपका बी, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक, तो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, आगे देखते हैं, इधर आ जाओ। जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान यानी कि कहां पर स्थापित है, तो आप ध्यान रखना, जैव संसाधन ये वाला आपका कहां पर है, इंफॉल में है। ठीक, ये इंफॉल में है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, देखो, निम्नलिखित में से किसने कितने युग्म सुमेलित हैं, पूछ रहा है कि कितने युग्म सुमेलित हैं, मतलब ये कौन कौन सा सिस्टम किसने दिया, कौन सी थ्योरी किसने दी, इसके संदर्भ में पूछ रहा है। और ऐसे में बहुत सारे जो पर्यावरण से जुड़े हुए रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, या जिन्होंने इकोसिस्टम को समझा है, उनके संदर्भ में हुआ है कि इकोलॉजिकल कर्मता यानी कि पारिस्थितिकी कर्मता किसने दी, जोसेफ ग्रीनले। ठीक, पारिस्थितिकी संक्रमण बेनेट, जैविक विविधता WC रोसेन, और मोनोक्लाइमेक सिद्धांत EPFE क्लीमेंट्स। अब इसमें 3 सही हैं, एक गलत है, क्योंकि जैविक विविधता ये WC रोसेन ने नहीं दिया, ये किसी और ने दिया है। व्याख्या देखेंगे तो आंसर हो जाएगा C। 3 कैसे हैं, सुमेलित हैं, जबकि जो मैंने बताया जैविक विविधता वाला वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि जैविक विविधता जो है वो दिया है किसने, रेमंड एंड दासमैन ने। अब जरूरी नहीं कि आपको ये असेंबलिंग के लिए ही आए, ये कई बार क्वेश्चंस जो एनालिटिकल भी पूछ लेता है और असेंबलिंग में भी दे सकता है, तो इसकी चीज़ को आपको ध्यान रखें। कर्मता तो जोसेफ ग्रीनले हैं। अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं हमने, तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, फिर वही है, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर सामान्य परितंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता में कमी आती है। अब आपको एक चीज पता होगी कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादकता और जैव विविधता जो मिलती है वो कहाँ मिलेगी, आपको इस जगह मिलेगी जो ये वाला एरिया है, यानी कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच का एरिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, ये ऐसा वो क्षेत्र है, ये ऐसा कटिबंध माना जाता है कर्क से लेकर के और मकर रेखा तक, जो सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त करता है। सर्वाधिक वर्षण यहां होता है, जहां सर्वाधिक सूर्य ताप होगा और सर्वाधिक वर्षण होगी तो वहां आप ध्यान देना परितंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता में क्या होता है, यहां पर सबसे अधिक होती है, यहां सबसे अधिक है। परंतु जैसे जैसे हम मूवमेंट करते हैं भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर तो विविधता खत्म होने लगती है, पादपों की भी, जंतुओं की भी। पेड़ों और वृक्षों की ऊंचाई जो है वो कम होती जाती है धीरे धीरे, क्योंकि वर्षावन आपको जो मिलेंगे वो इसी बेल्ट में मिलेंगे। यहां क्या कह रहा है कि उत्पादकता और जैविकता में कमी आती है, बिल्कुल सही बात है। उच्च अक्षांश की ओर आप जा रहे हैं, 0 से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, कम होनी है, क्योंकि सूर्य ताप में कमी परतंत्र की उत्पादकता और जैविकता दोनों में कमी लाती है। सूर्य ताप की कमी हो जाएगी तो इसमें भी क्या होगी, कमी आएगी। ठीक, तो क्या है माने इसको कि ए होगा, दोनों सही हैं और ए बिल्कुल इसकी राइट एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या भी इसकी ये क्या हो रही है, बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब लिखा है पारिस्थिति निकेत या निके कह सकते हैं इसे हम,
कई बार निके लिखा होता है, NICHE। पारिस्थितिकी निके के संदर्भ में विचार कीजिए। पर्यावास में किसी प्रजाति का कार्यात्मक लक्षण निकेत कहलाता है। किसी प्रजाति निकेत का अद्वितीय होता है। एक पर्यावास में कई निकेत हो सकते हैं। अब स्टेटमेंट पहचानिए कौन सा सही है, एक है या दो, केवल दो, एक या दो। दिस इज द कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। जब को आपको कीवर्ड नहीं पता होंगे, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, रटने से बात नहीं बनेगी। इन चीज़ों को एनालिटिकल होलिस्टिक तरीके से आप समझने का प्रयास करें, ठीक। और मैं पहले ही कह रहा हूं कि ये सिर्फ आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्स यूपीपीएससी कराती है, उसके लिए भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें हम देखते हैं, तो इसने बताया कि स्टेटमेंट को देखें आप, तो देखो सबसे पहले डी में इसकी सबसे अच्छी व्याख्या दी गई। किसी भी प्रजाति के पर्यावास को उसके पते के रूप में समझा जा सकता है, जबकि निकेत का आशय उसके व्यवसाय से है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, पर्यावास क्या होता है, उसका एड्रेस, और वो करता क्या है, वो क्या है उसका निके। इस तरह निकेत का तात्पर्य प्रजाति की समस्त क्रियाकलापों से है और योग के माध्यम से जिसकी उत्तरजीविता, जनन आदि होता है, ठीक। और एक पर्यावास आवास में कई प्रकार की प्रजातियां रह सकती हैं, जबकि एक निकेत में एक ही प्रजाति रहती है, ठीक। तो इस प्रकार से आप देखते हैं, ये इस क्वेश्चन का हो गया। आगे कह रहा है कि पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई। तो देखो पर्यावरण मंत्रालय जो है, पर्यावरण मंत्रालय हमारा बनाया गया है 1985 में। सबसे पहले हमने क्या बनाया, पर्यावरण मंत्रालय बनाया। फिर पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक अधिनियम लेके आए, उसको कहते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और ये अधिनियम आता है आपका कब, 1986 में, ठीक। तो कुल मिलाकर के आप देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 85। और अगर यहां से आए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, तो वो कब आएगा, 1986 में, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम और देखें, ठीक। दे दिया 85 में स्थापना की गई, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी जीव अनिवार्यता आहार, ऊर्जा, आवास जरूरतों के लिए पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पर्यावरण एक स्टैटिक संकल्पना नहीं, कैसी है, ये गतिशील है, मूवमेंट करती है, ठीक। तो यहां पे ये स्टेटमेंट आपका कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। पर्यावरण के दोनों घटक जैव और अजैव कैसे होते हैं, स्थिर हैं, नहीं, इनमें भी क्या होता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा। तो आप देखेंगे ये भी रॉन्ग हो गया। आंसर क्या बचा आपका, केवल 1, ठीक। मूव टू द नेक्स्ट, आगे आए। ये देखिए पर्यावरण के संदर्भों पर, कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल, अरे वाह, किसने, अर्नेस्ट हैकल, ठीक है जी, कब, 1869। और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले टांसले ने, कब, 1935। ये दोनों ही बात अपने आप में क्या हो गई, अपोजिट हो गई। इनको नीचे लाओ, इनको ऊपर ले जाओ, क्योंकि आप देखेंगे इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र दिया था वो किसने दिया था, टांसले, और इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने। तो इस प्रकार से आप देखते हैं, तो ना तो एक और ना ही दो, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं, इसलिए सही आंसर होगा इसका डी, ठीक। क्योंकि आपको बताया है कि पूरा डिटेल लिखा हुआ है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके यहां से देख सकते हैं, टांसले 1935 लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं, इसमें एक झील है और बाद बाकी सब वेटलैंड है, आर्द्र भूमियां हैं, ठीक। अब इसमें देखें, आपको एक झील बहुत पता होगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की, दूसरी खारे पानी की सबसे बड़ी झील, और तथा सबसे छिछली उछली झील, तो वो एक ही झील है, कौन सी है, चिल्का है, ठीक। तो चिल्का है, चिल्का सबको याद रहती है, क्योंकि जैसे ही नाम आता है तो बेसिक सर्क लेते हैं कि बोले चिल्का झील कहाँ है, बोलते हैं ओडिशा में, लेकिन एक झील का नाम वहां नहीं पता होता है, वो कौन सा है, ओडिशा में है, उस झील का नाम है अंसुपा, ठीक। अब देखो, अब बी का क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक। अब बी का जो 3 होगा, यानी कि बी का 3 होगा, तो बी का 3 हमें केवल एक में मिल रहा है, और वो किस में मिल रहा है, सॉरी, बी का 3 जो हमें मिल रहा है, बी का 3 हमें केवल एक में मिल रहा है, वो किस में मिल रहा है, डी में मिल रहा है, ठीक। तो डी में मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर भी इसका क्या होगा, डी होगा। जब हम ऊपर बढ़ते हैं तब देखते हैं, हॉकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर,
असेंबलिंग के लिए आता है। अंशुपा झील ओडिशा, सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश, ठीक। इसके अलावा देखेंगे पाला, ये मिजोरम में है, ठीक। अब आ जाइए, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। विश्व आर्द्र भूमि प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, नो डाउट ये मनाया जाता है जी, ठीक। कह रहे हैं कि पहला विश्व आर्द्र भूमि दिवस 1977 में मनाया गया, दैट्स नॉट करेक्ट। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 की जो थीम है, अभी तो निकला है कुछ दिन पहले, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण। अब सबसे पहले देखो वेटलैंड होती क्या है। तो वेटलैंड क्या है कि एक एरिया ऐसा है जहां पर क्या है, स्थल जलमंडल है, ये जलमंडल है, ठीक। और एक स्थल ऐसा होता है जो क्या है, स्थल मंडल है। यानी कि स्थल मंडल और जल मंडल दोनों जहां पर मिल जाते हैं, ये वाला एरिया इनका कन्वेंसिंग, यानी इसे हम बोलते हैं एक प्रकार का क्या होता है, ये संक्रमण क्षेत्र होता है। ये इसे संक्रमण क्षेत्र बोला जाता है, किसका, स्थल और जलमंडल का, ठीक। यानी कि जहां पर वाटर बॉडी और लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर विद द लिथोस्फेयर, जहां पर एक दूसरे को क्या करते हैं, संक्रमण कर देते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है, ना तो वो जगह पूर्ण रूप से सूखी रहती है और ना ही पूर्ण रूप से ही वो तरल या द्रव अवस्था में होती है, कीचड़ टाइप का हो जाता है। इसलिए इनको नम भूमि, आर्द्र भूमि, ठीक है, वेटलैंड्स, इससे विभिन्न प्रकार के नामों से जानते हैं, दलदलीय भूमि भी कह देते हैं कई बार, ठीक। और भारत में तो देखेंगे तो भारत में अभी अभी रिसेंटली 2 फरवरी को और 4 हुए, तो टोटल संख्या इंडिया में कितनी पहुंच गई है, 89 वेटलैंड्स हैं। इसमें सबसे अधिक जो वेटलैंड्स हैं वो कहां पर हैं, वो तमिलनाडु में। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी आपको याद रखनी है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आर्द्र भूमियों को ही क्या बोलते हैं, पृथ्वी की किडनी, ठीक है। यानी कि पृथ्वी की किडनी जो कहलाती हैं, कार्बन को अवशोषित करने के कारण वो किसको कहते हैं, इसी संक्रमणकालीन क्षेत्र को कहते हैं जहां पर ये सब बनते हैं, ठीक। तो मैंने कहा कि देखिए ये प्रश्न भी सही नहीं है, ये वाला प्रश्न कौन सा, 2 वाला आंसर आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो 1 और 3, और 1 और 3 कौन से ऑप्शन में दिए हैं, ये लिखे हुए हैं, ठीक। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय भूमि उपयोग एवं प्रति विकास प्राधिकरण का गठन 1985 में किया गया। मरुस्थलीय भूमि अवनयन रोकने हेतु यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कॉम्बैट टू डिजर्टिफिकेशन 1992 में स्वीकार किया गया। कौन से कथन सही हैं, देख लीजिए व्याख्या, कौन से कथन सही हैं उसकी व्याख्या देखते हैं हम, तो हम पाएंगे, देखो आंसर कह रहा है 1, यानी कि क्या बोल रहा है, केवल 1 सही है, क्योंकि जो दूसरी वाली बात है, अब देखो आप यहां से आपको क्या करना है, यहां से कुछ ना कुछ आपको नोट डाउन करना है। वो नोट डाउन क्यों करना है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहां से आपको कंटेंट मिलेगा मेंस के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है मरुस्थलीकरण। तो बाध्यकारी समझौता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट, यानी कि मरुस्थलीकरण जो हो रहा है उसके प्रति एक युद्ध छेड़ा हुआ है, उससे संबंधित है ये समझौता। और आप देखते हैं तो यहां पर जो आ जाता है, तो क्या था, ये 1996 में है, और कितनी कंट्रीज इसमें शामिल हैं, 196, भारत भी शामिल है। और कब आया ये, दिसंबर 1996 में, लाया कब गया, 1994 में। तो ये सूखे की समस्या, मरुस्थलीकरण और सूखे की समस्या के समाधान के लिए ये बनाया गया। तो ये जो मेन कीवर्ड्स हैं, इन्हें आप चाहो तो साथ ही साथ क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। अब आइए, बहुत बढ़िया प्रश्न, प्रवालों के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। प्रवाल की स्टोन प्रजाति होती है, प्रवाल भित्तियां सागरीय जैव विविधता की हॉटस्पॉट मानी जाती हैं, दैट इज करेक्ट। प्रवालों को समुद्र का वर्षा वन भी कहते हैं, बहुत बढ़िया। भारत में लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति वाला स्थान है। भारत में लक्षद्वीप सर्वाधिक, गलत, क्यों, पर्यटन से इनको खतरा है, ये बात भी सही है, ये भी सही है, ठीक। लेकिन ये बात गलत हो जाती है, ये सही है, ये सही है और ये भी सही है। यानी कि अगर हम कहें तो इसमें किसको छोड़ दें हम, 4 वाली बात जो है वो गलत है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है यहाँ, ये नहीं हो सकता है। 4 यहाँ दिया हुआ है, नहीं हो सकता है। जब 4 गलत है तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसलिए आंसर क्या निकल के आएगा, केवल 1, 2, 3, 5 सही है। क्यों, लक्षद्वीप क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, अरब सागर में स्थित है, केरल के ठीक सामने। दूसरा, अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार
सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश था कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन जब से लद्दाख एक यूनियन टेरिटरीज बना तो इसका पोजीशन कैसा हो गया? सेकंड। लक्षद्वीप को मूंगा द्वीप के नाम से भले ही जानते हैं, लक्षद्वीप को क्या बोल देते हैं? मूंगा द्वीप के नाम से लक्षद्वीप को हम भले ही जानते हों, लेकिन कंडीशन सिर्फ ये है कि प्रवाल का जो सर्वाधिक विस्तार है वो कहां पर है? वो अंडमान निकोबार में है, ना कि लक्षद्वीप पर है। तो इसलिए इसका सही आंसर ये रहा। ठीक, दूसरा आ जाओ। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी का ही नाम है। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है, वायु का आगमन कम होता है। सही। चूना मृदा में उगने वाले पौधों को कैल्सिकोल्स कहा जाता है। समझ लीजिए ऐसा क्यों है। देखिए, वही मिट्टी होती उसे कहते हैं रेगुर, वही मिट्टी होती उसे कहते हैं कपासी, उसी मिट्टी का नाम आप देखें तो चरनोजम, उसी मिट्टी का नाम होता है काली, और इसी मिट्टी का बिगड़ा हुआ रूप होता है उसे कहते हैं चिकनी। ठीक, यानी कि एक ही मिट्टी को देखेंगे तो आपके पास में बहुत सारे नाम आ रहे हैं यहां से, रेगुर, कपासी, चरनोजम, काली, चिकनी। अब होता क्या है कि इसमें जो मृतिका होता है, मृतिका के कण जो होते हैं बहुत बारीक होते हैं। बालू और कंकड़ इसमें कम मात्रा में, यानी क्ले बहुत मात्रा में है, लेकिन बालू यानी सैंड्स और सिल्ट, गाद, और प्लस उसके अलावा बजरी वो कम होते हैं। तो इसके जो कंपोनेंट्स जब डिपॉजिट्स होते हैं तो उनके बीच में बहुत कम स्पेस रह जाता है। इसलिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी पानी को बनाए रखने की इसमें अद्भुत क्षमता है। लावा चट्टानों की क्षरण से इसका निर्माण होता है और ये काली मिट्टी है। तो आप देखते हैं पहली बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है चूना मृदा में उगने वाले, चूने में क्या होता है जी? चूने में होता है कैल्शियम, चूने में होता है कैल्शियम, बस वही एक वर्ड पकड़ लो, कैल्सिकोल्स है। आप देखते हैं सूखा में उगने वाले या डेजर्ट में उगने वाले जीरोफाइट्स, हेलियोफाइट्स, बहुत सारे हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखते हैं तो ये पूछे तो दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं? सही नहीं हैं। तो क्या होगा? ना तो एक ना ही दो, क्योंकि पूछ क्या रहे हैं? नहीं हैं, और जबकि दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ठीक, चलिए मूव करते आगे की ओर, नेक्स्ट की ओर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आता नीचे दिए कथन के संदर्भ में, जल निकायों में बड़ी तीव्रता के साथ पोषक तत्वों की कमी को सुपोषण कहते हैं, क्योंकि झीलों और जल संकटों सुपोषण की बढ़ती प्रवृत्ति के लिए मानवीय गतिविधियां उत्तरदायी हैं। अब आ जाइए इस पर देखें, क्या है इसका? डी है, क्या है? ए असत्य है किंतु आर सत्य है। क्यों? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सुपोषण को कहते हैं यूट्रोफिकेशन, और इसका क्या होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है नाइट्रोजन और फास्फोरस की बहुलता वाले उर्वरक। ठीक, घरेलू कूड़ा कचरक, भूस्त्राव, औद्योगिक कचरा निकायों में मिलता है, तो जड़ निकायों की बड़ी तीव्रता से क्या होता है? वृद्धि होती है, ना कि कमी होती है। अधिक होने से डीवकी, हाइफसी, जलकुंभी बहुत बड़ी समस्या है ये। फाइटोप्लैंक्टन यानी ये पादप होते हैं, प्लवक, इनकी दूसरी जलीय वनस्पतियों में सूक्ष्म वृद्धि होती है, जिसके कारण जल में घुलती हुई ऑक्सीजन की मांग, ये होता है, इसे कहते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ कम हो जाती है, इसलिए शैवालों में वृद्धि होती है। इससे सूर्य का प्रकाश जलीय पौधों तक नहीं पहुंचता, उनकी मृत्यु होती है। तो ध्यान देना, सुपोषण बढ़ने से क्या होगा? इनकी मृत्यु होगी, ना कि इसमें वृद्धि होगी। इसलिए बोला था ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आए, भारतीय जूलॉजिकल सर्वे द्वारा कहां पर नेशनल कोरल रीफ स्थापित किया गया? तो आपको पता है कि श्री विजयपुरम। अब ये नया नाम है किसका? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का। पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर का जो नया नाम है वो क्या है? श्री विजयपुरम। ठीक, ये नाम चेंज कर दिया गया। और अभी अभी बताए थे आपको कि कोरल रीफ का सर्वाधिक विस्तार, कोरल रीफ यानी कि प्रवाल भित्ति का सबसे अधिक विस्तार भी कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक, इसलिए रिसर्च सेंटर भी यहां है, बट इसका नाम बदल गया है, तो इसका आंसर होगा श्री विजयपुरम। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं।
जी भार पिरामिड के संदर्भ में देखिए कौन सा सही नहीं है। जी भार के पिरामिड सीधे एवं उल्टे दोनों हो सकते हैं। वन एवं घास पिरामिड तंत्र के पिरामिड उल्टे बनते, गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। आ जाइए, अब पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन सही नहीं। मैंने बार बार कहा जिस पे आपका फोकस रहना चाहिए वो एक ही है, वो क्या है, नहीं वाले पे। आगे आते हैं तो इसका आंसर देखेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा, आपका आंसर होगा आपका, देख लिए स्पष्टीकरण में दे रखा है, देखो पढ़ लो। बी, उपयुक्त कथनों में से दो कथन सत्य नहीं है। कौन सा वाला, दूसरा। क्यों, वन एवं इनके पिरामिड कैसे बनेंगे, सीधे बनेंगे, ना कि उल्टे। इस लास्ट लाइन को अगर आप फोकसली देख लेंगे तो ये जो है बस पूरे क्वेश्चन की जो जान है वो ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है इस पर आप देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूरा दे रखा है, इसे चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके इसमें से कुछ चीजें हैं उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि एक तालाब के पिरामिड तंत्र की जीभ भार पिरामिड उल्टा बनेगा, क्योंकि छोटी मछलियां नीचे हैं, प्लैंकटन नीचे हैं, और बड़ी मछलियां जंतुओं को कहां दिखाई जाएंगी। तो ये पिरामिड कैसा होगा, इस पिरामिड को आप देखेंगे तो ये पिरामिड यूं आएगा, ठीक। और कुछ पिरामिड कैसे बनते हैं, वो ऐसे बनते हैं, ठीक। अब देखिए उल्टा और सीधा, बस इसी में आप देखेंगे कि वनों का कैसा बनेगा, उनका कैसा, तो इसके लिए आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, तो उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी आगे चल के रिटन वाले में। देखिए, पृथ्वी का सबसे बृहदम पारिस्थितिकी तंत्र जलमंडल है, वेरी गुड। सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन है, हाइड्रोस्फीयर है, बिल्कुल सही बात है। सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र सागर महासागर होते हैं, बिल्कुल सही है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, सही है। लिंडेमोन ने 10% का नियम दिया, यहां पर थोड़ी गलती हो गई। मृतजीवी खाद्य श्रृंखला को डेट्रिटस कहते हैं, सही है। आप आ जाइए, देखते हैं लिंडेमोन ने दिया, हाँ ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, उनको बहुत मोटी चीजें हैं, उनको याद रखना। क्या हुआ कि प्रश्नोत्तर डी है, यानी कि ऊपर दिए हुए जितने भी स्टेटमेंट है वो सब सही है, ठीक। लिंडेमैन को याद रखेंगे, 10% का नियम है। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में विचार कीजिए, ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशीलता के लिए प्रमुख चालक बल ड्राइविंग होती है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक तथा अजैविक पदार्थ तत्वों का संचरण ऊर्जा प्रवाह द्वारा संभव होता है। ईपी ओडम ने पारिस्थितिकी तंत्रकों को 4, अरे भाई ये नहीं, 4 नहीं भाई, 4 कैसे हो जाएंगे, पारिस्थितिकी तंत्रकों को क्या क्या दिया, 4। ये बात गलत हो गई, इसलिए केवल 1 और 2 सही है, 4 नहीं बल्कि कितने हैं, 3 हैं। ये तंत्रों के प्रकार कितने हैं, ठीक, डी, ठीक। सभी कथन सत्य हैं, सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा यहां से, ठीक है, क्योंकि नजर नहीं आया, किनारे से खड़ा था, ठीक है। सारे के स्टेटमेंट तीनों के तीनों सही है, आंसर इसका आपका डी होगा, ठीक। क्योंकि ईपी ओडम ने ही 1975 में तंत्रकों को 4 प्रमुख भागों में विभक्त किया था। मेरे माइंड में शायद दूसरी चीज चल रही थी, वो 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, कुंडापुर, वसई मनोरी, धामरा, रामानंद। अब इसमें देखेंगे आप तो धामरा कहां पर है, धामरा पड़ेगा आपका ओडिशा में और रामानंद पड़ेगा तमिलनाडु में, यानी सी का 3 और डी का 4 है, तो सी का 3 डी का 4 इसमें भी है। अब समस्या आती है कुंडापुर और वसई में, तो इसका आंसर आपको देखना ही पड़ेगा। अब आ जाइए, तो इस लिस्ट को जब आप सही से देखेंगे तो कुंडापुर आपको पता है ये कहां पर है, उड़ीसा में है। वसई मनेरी महाराष्ट्र में है, धामरा ओडिशा में है, और ये रामनद ये आपका तमिलनाडु में। ये हैं क्या सब, ये वही हैं कक्ष वनस्पति जिसे कहते हैं मैंग्रोव। इसके कई नाम हैं, याद रखना। इसको कई बार क्या लिख देगा, गारान वनस्पति, और इसी को क्या बोल देगा, मैंग्रोव। इसी को क्या बोल देगा, मैंग्रोव वनस्पति, और इसी को बोल देगा क्या, दलदलीय, दलदलीय, और इसी को क्या बोलेगा, तटीय। तटीय भी कह सकता है, तटीय के अलावा और भी इसका नाम है, और वो नाम क्या है इसका, कक्ष, ठीक। तो ये सभी नाम हैं, किसके हैं, ये सभी एक ही नाम है। इसी को गारान, इसी को मैंग्रोव, इसी को दलदलीय, इसी को तटीय, इसी को कक्ष, ठीक। और भारत में जो सबसे बड़ी साइट है उसका नाम है सुंदरबन पश्चिम बंगाल। सुंदरी वृक्ष के कारण उसका नाम सुंदरबन है, और वो सबसे बड़ा जो है कक्ष वनस्पति और मैंग्रोव का एरिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। स्थलाकृति के कारक, स्थलाकृति कारक में स्थान की ऊंचाई का प्रभाव अधिक होता है, बिल्कुल सही बात है। पहाड़ों पर 1000 मीटर जाने की ऊंचाई पर तापमान इतना कम होता है। अब देखिए धरातल पे आप देखते हैं तो एक सीधा सा नियम होता है कि जब भी स्थलमंडल में आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर
टेम्परेचर जो है वो उसमें 1 डिग्री सेल्सियस की जो है वो क्या हो जाती है, कमी आती है। 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक, क्या आती है, कमी हो जाती है, गिरावट आती है। लेकिन पहाड़ों पर आप देखें तो ऐसे अगर कैलकुलेट करके निकालेंगे तो वास्तव में इतना क्या होता है, ये कम होता है। तो आप देखते हैं प्राकृतिक स्थलाकृति का जो निर्माण होगा तो ऊंचाई बहुत कुछ निर्धारित करती है। तो आप कुल मिलाकर के देखते हैं, कथन पूछ रहा है सही है, यहां जरूर ध्यान दिया करो। तो क्या होगा, 1 और 2 दोनों, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे आइए। जैविकी संदर्भ में जैविकी कारकों के अंतर्गत जीवित पेड़ पौधे मनुष्य जंतुओं को शामिल किया जाता है। पेड़ पौधे मनुष्य जंतु किसमें हैं, जीवित, ठीक। इसे देखना कौन से कारण है, जैविक। एक ही स्थान पर उगने वाले पौधे तथा पर पाए जाने वाले जंतु आपस में एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब पूछ क्या रहा है, सही नहीं है, ठीक। अब सही नहीं है तो दोनों बातें तो सही हैं। अब आंसर क्या होगा, ना तो 1 और ना ही 2, क्योंकि ये दोनों ही चीजें कैसी हैं, सही हैं, ठीक। आगे आए, चट्टानों में उगने वाले पौधों को शैलोद्भिद, बहुत सही बात, बिल्कुल शैलोद्भिद। अभी आपने देखा था कैल्सिकोल्स, ठीक, वो वहां जहां चूना पत्थर की चट्टानें होती, सवाना क्षेत्र में उगने वाले पौधों को साइक्लोफाइट्स। वेरी गुड, दोनों ही सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 1 और 2 दोनों। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये बड़ा संभावना है, ठीक है। आ जाइए, नीचे 2 कथन दिए हैं और कारक हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं, प्रकाश बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पर प्रभाव डालता है। वेरी गुड, क्योंकि यहां पर बस वही शब्द लगाना ना, एक कभी भी कथन कारक का देखें गलत नहीं होगा, सिर्फ ये प्रश्न कर लिया करें इससे, क्या, क्योंकि पौधों की पत्तियों और तनों में पाए जाने वाले रंध्रों का खुलना और बंद होना प्रकाश पर निर्भर करता है, इसलिए बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पर प्रभाव डालता है कौन, प्रकाश। ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही, आर ए की सही व्याख्या है। आंसर विल बी गोइंग टू फर्स्ट। नेक्स्ट से देखते हैं, जीव मंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है। जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थ का निवेश नहीं होता हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश में बहिर्गमन प्रभाव नहीं होता। गलत बात, केवल एक सही है। और पूछ क्या रहा है, कौन सा सही है, केवल एक सही है, बहिर्गमन होता है, ठीक है। जो कह रहे हो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक, क्योंकि देखो यहां लिखा है ना जीव मंडल खुला तंत्र है, ये सही बात है, ठीक। चलिए कालक्रम लगाइए, स्टॉकहोम कब हुआ, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, रियो +20 कब हुआ, रियो +5 कब हुआ। अब इसमें आप देखते तो सबसे पहले एक होता है 1997 में, एक 1992 में है, ये अलग अलग हैं। इनका आप क्रोनोलॉजी, और क्रोनोलॉजी आप तभी लगा सकते हैं जब इनको आपको एग्जैक्ट डेट पता हो। जैसे बेसिकली आप देखोगे तो इनकी जो ये देखेंगे तो देखो सबसे पहले स्टॉकहोम हो रहा है, कब हो रहा है, 1972। स्टॉकहोम कब कह हो रहा है, 1972 में, तो सबसे पहले ये आ गया। फिर उसके बाद में कोई भी सिस्टम होता है तो 72 के बाद में फिर आता है जिसे कहते हैं प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील का एक शहर है, तो सेकंड नंबर पे ये आ गया। फिर न्यूयॉर्क में जो हुआ है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, उसको क्या नाम दिया गया, रियो 5, ठीक। और रियो 20 धारणीय विकास का सम्मेलन है जो 2012 में कहाँ हो रहा है, न्यूयॉर्क। तो इस प्रकार से पहला स्टॉकहोम है, दूसरा आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, तीसरा आपका रियो 5 है, और लास्ट वाला आपका रियो 20 है। इनका हमेशा सीक्वेंस आता है, और ये कई बार एक सिंगल के रूप में भी पूछ लेता कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब है। कई बार यहां से ये प्रश्न आता है कि ये वाला किससे संबंधित था, ये किससे संबंधित था, इसमें किस मुद्दे को लेकर चर्चा की गई, ठीक। तो इस तरीके की आगे की उस पर भी आपको थोड़ा सा विचार करना और साइड में जाके उनको भी देखना है। आगे आते हैं, 33वां कह रहा है पर्यावरण के जैविक अजैविक घटक एक दूसरे पर आश्रित होते। बिल्कुल सही बात, कोई डाउट नहीं, नो डाउट, बिल्कुल सही। पर्यावरण के घटक एक दूसरे पर नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। प्रकृति में जीव केवल उपायुक्त वातावरण में ही जीवित रह सकता है, बिल्कुल सही है, ठीक। आगे आओ, पर्यावरण के घटक एक दूसरे को प्रभावित किए बिना कैसे प्रभावित नहीं करेंगे। आप तो यहां कह रहे हैं एक दूसरे पर क्या है, नियंत्रक हैं, एक दूसरे पर क्या है, आश्रित, और यहां कह रहे हैं बिना प्रभावित किए, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसमें से कौन सा सत्य नहीं है, तो वो सत्य नहीं है कौन सा, डी। आगे बढ़ते हैं,
आगे जाएंगे, स्पष्टीकरण दे रखा है आपको, आ जाइए। पर्यावरण के जैविक घटक में कौन सा शामिल नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन इस टाइप का भी होता है ताकि आपका जो मॉरल है वो थोड़ा सा हाई रहे, देख करके कि हाँ इस टाइप के प्रश्न आते हैं और ये बहुत आसान है ऐसा लगे आपको, इसलिए देखा कोई भी बता देगा इसे। तो कि आप देखते हैं पादप जीव और सूक्ष्म जीव ये सभी क्या है, जैव हैं, ठीक। और इसमें जो जैव नहीं है वो क्या है, जल। क्यों, ये क्या है, ये अजैविक है, ठीक, ये अजैविक है। तो पर्यावरण के जो घटक हैं जैविक अजैविक, उनमें से जल क्या है, अजैविक है, ठीक है। क्लासिफाइड करेंगे, नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। कौन सा, पर्यावरण के जैविक घटक, इनको पर्यावरण के अजैविक घटक, जल वायु ऊष्मा अक्षांश ऊंचाई एवं स्थलाकृतियां। ओके, चलिए अब आ जाइए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, लिखा हुआ है SDG के लक्ष्य हैं, ठीक। अब देखेंगे आप 17 लक्ष्य हैं, कुल लक्ष्यों की संख्या कितनी है, 17 है। और इन्हें प्राप्त कब कब किया जाना है, तो ये प्राप्त किए जाने की तिथि है 2030। और अब आने वाले एग्जाम्स में जो भी हो, इवन मेंस के रिटन में भी इससे पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चंस कि उदाहरण, कुछ को उदाहरण सहित इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या इंपैक्ट पड़ेंगे। तो SGD तो आपको बिल्कुल कंप्लीट करना है। मैं एक ट्रिक बता दूंगा ताकि आपको याद रहे कि किससे क्या है, वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, अभी आपको आप देख लें। तो यहां आ जाओ, अब सबसे पहले देखते हैं SDG जो 6 का संबंध है वो स्वच्छ जल और स्वच्छता से है जी। तो A का कितना हो गया, 2 हो गया, और A का 2 आपका 1 में ही रखा हुआ है, ठीक। तो इसलिए आप देखें कि ऑलरेडी 1 मिला लिया आपने, क्योंकि 17 है तो 1 मिला लिया। इसमें देखेंगे SGD जो D4 ये कहता है 14 के पानी के नीचे, द लाइफ अंडर वाटर, ठीक। तो D का कितना है, 4 है, मिल गया आपको। इन 17 पे आप फोकस करेंगे थोड़ा सा, तो इनको नोट करने की कोशिश करें क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर बार आता है। ये देखिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं आप, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह पर लंबवत तापमान प्रवणता ताप दर, हास दर कहलाती है, हास दर कहलाती है। अच्छा, जलवायु की स्थिति, पौधों वृद्धि, उनके क्रियाकलापों पर तापमान का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो पहला तो आपका गलत है, सही है केवल कौन सा, 2, यानी कि दूसरा वाला कथन आपका सही है। स्पष्टीकरण इसका नीचे दिया हुआ है, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संतुलन के संरक्षण में संबंधित है, ठीक है। सबसे पहले देखें, राष्ट्रीय वन नीति बनी 1980, बिल्कुल सही है। वन संरक्षण अधिनियम, वो भी इससे संबंधित है, ठीक। बात किसकी कर रहे हैं हम, पर्यावरण संतुलन की। शिक्षा नीति जो नई बनी है 2020, उसमें भी पर्यावरण शिक्षा को शामिल किया गया, बहुत मेन घटक है। दूसरा देखेंगे औद्योगिक नीति, बिल्कुल उद्योगों को लगाते समय आपको ध्यान देना होगा कि मतलब पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। अभी इस पे मैंने बात की थी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो वो कौन सा, 1986। तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4 यानी उपयुक्त सभी सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे आ जाओ। तो लिखा हुआ है पर्यावरण के संदर्भ में बातों पर लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु महत्वपूर्ण क्या है। तो पर्यावरण के लक्ष्य जो प्राप्त करोगे वो क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करो, बिल्कुल सही बात है। जलवायु परिवर्तन को कम करो, बिल्कुल सही बात है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करो, बिल्कुल सही बात है। औद्योगों का अगर आप विकास करोगे तो पर्यावरण को कहीं ना कहीं क्या पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा, इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक। अब क्या बचा, 1 2 और 4, उनको देख लो। यानी बात 3 सही नहीं हो सकती, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, सभी सही है नहीं। आंसर बचा आपका कौन सा, केवल 1, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम। तो लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों कौन सा सही नहीं है। फिर वही बात, मैंने बार बार मैं आपसे एक ही बात दोहरा रहा हूं, प्रश्न को पढ़ते समय हमेशा उसकी एंडिंग पर विशेष ध्यान देना है। समान जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं। निश्चित समय में किसी स्थान पर पाए जाने वाले भिन्न जातियों को समष्टि कहते हैं। क्या मतलब, समष्टि। एक परिस्थितिकी तंत्र में प्रकार की प्रजातियां, जनसंख्या, समुदाय होता है। जैविक व अजैविक घटक परतंत्र का निर्माण करते हैं। सारी बातें सही हैं पर बी वाली बात गलत है, ये गलत हो जाता है। आगे आएंगे हम, तो आगे आप देखेंगे लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन दी है। अब लिखा हुआ है सतत विकास
समाज कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। समाज कल्याण के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है सतत विकास। बोला सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों को, बिल्कुल सही बात है, ए आर की सही व्याख्या है, कुछ समझने दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बात सही है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट पे फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 40, उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी गई आपको। आगे आए 41। वनस्पति पर ताप के प्रभाव के संदर्भ में तापमान बढ़ने पर संश्लेषण की क्रिया बढ़ जाती है, 30 से अधिक तापमान बढ़ने पर श्वसन की क्रिया दर बढ़ जाती है। नहीं, 30 पर मैक्सिमम होती है, 30 पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यानी केवल एक सही है, दूसरी बात गलत है। श्वसन दर बढ़ जाएगी, लेकिन 30 के बीच प्रत्येक 10 पर तापमान बढ़ने पर श्वसन की दर 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन कहां होगी, इसकी सर्वाधिक कहां होती है, यहां पर होती है 30 डिग्री सेल्सियस पर। पारिस्थितिकी निकेत शब्द का सबसे पहले प्रयोग ओडम ने किया था, बिल्कुल सही। किसी निकेत में रहने वाली जाति दूसरे निकेत वाली जाति कोई पूरक नहीं हो सकती। भाई ये क्यों कह रहे हो कि नहीं हो सकती, गलत बात है जी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर जब ये गलत हो जाएगा तो इसका आंसर देखेंगे आप, तो वही है, देखिए पारिस्थितिकी निकेत अवधारणा का अथवा निके का शब्द किसने किया था, जोसेफ ग्रीनलीच से किया, पहला गलत हो गया। ठीक, किसी पारिस्थितिकी निकेत में रहने वाली जातियां एक दूसरे की पूरक होती हैं। ठीक है, आंसर क्या हो गया इसका, डी, क्योंकि ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि यहां कह रहे हैं ओडम को लगा दिया है, और यहां आप देखते हैं तो क्या कह रहे हैं, पूरक नहीं होती, जबकि दोनों ही बातें गलत हैं, तो इसलिए रॉन्ग होता है ये। आगे बढ़ते हैं हम। पारिस्थितिकी पदचिन्ह के संदर्भ में पारिस्थितिकी पदचिन्ह की अवधारणा सबसे पहले कनाडा के विलियम रीस ने दी थी। पारिस्थितिकी पदचिन्ह माप इकाई भूमंडलीय होती है, बिल्कुल कंफर्म है, भूमंडलीय इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर होती है इसकी। ठीक है, अब आगे आ जाओ आगे देखते हैं, तो इसको देखते हैं कि कौन सा सही नहीं है, तो केवल 2 सही सी देखें आप, 1 और 2 दोनों बातें सही हैं। ठीक है, क्योंकि इनके साथ में एक साइंटिस्ट और थे, विलियम रीस थे, और ये मैथियस वॉक्रेनेगल थे। ठीक, और वो भूमंडलीय हेक्टेयर होती है, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखें, इस तंत्र में जीवीय समुदाय और अभिजीव एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, सही बात है। पारिस्थितिकीय तंत्र भूतल के निश्चित क्षेत्र को धारण करने वाली आधारभूत कार्यशील इकाई होती है, 1 और 2 दोनों बातें सही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 1 भी सही है, 2 भी सही है। ठीक, आगे आ जाओ, आगे देखते हैं। फिर वही है एसजीडी। ठीक, एसजीडी के लक्ष्य मैंने क्या बोला, बहुत महत्वपूर्ण है वो एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव ऑफ व्यू से। कितने लक्ष्य मैंने बताए, वो लक्ष्य बताए कितने हैं, 17। जो अंतिम लक्ष्य है वो ये है कि सभी लक्ष्यों को प्राप्त करना, अंतिम लक्ष्य है सभी लक्ष्यों को प्राप्त करना, और सभी लक्ष्यों को प्राप्त तब कर पाओगे जब पूरी वैश्विक स्तर पर ग्लोबल पार्टनरशिप होगी। यानी कि अगर हम कहें तो वैश्विक भागीदारी जो है, इनका अंतिम लक्ष्य है, कौन सा है वो, 17वां है। अब आप देख लो 17 को मिला दो किससे, 3 से, तो ए का कौन सा होगा, 3 होगा बेटा जी, 1 का 3 होगा, तो 1 का 3 केवल एक ही विकल्प में दे रखा है। ठीक, और उससे ठीक पहले 16 में कह रहे हैं आप शांति की बात, तो बी को और मिला लो तो बी का मिल रखा है, तो इसका आंसर साफ हो गया। एसजीडी को फिर से आप एक बार चेंज करें और कहीं से डेटा लें, उसको पढ़ें। ठीक, ये सारी चीजें दे रखी हैं। उसके वाले अब आइए आप 47 है, भारत गैर परंपरागत ऊर्जा विभाग की स्थापना 1987 में हुई, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण की स्थापना 1982 में हुई। दोनों चीजों को पलट दो, दोनों चीजों को पलट दो, क्योंकि जो 87 है वो 82 है, जो 82 है वो 87 है। यहाँ मैंने पहले ही आपसे कहा कि दोनों चीजों को पलट दो, इसलिए आंसर क्या है, ना तो 1 ना 2 सही। ठीक, क्योंकि 82 87 नीचे आएगा, 82 ऊपर जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पर्यावरण के संदर्भ में 4 घटक, 4 प्रमुख प्रकार, गलत बात हो गई। मैं उस समय उस क्वेश्चन में कंफ्यूज था, वो यही था, 4 नहीं है। ऊर्जा संघटक के अंतर्गत सौर्थिक ऊर्जा और भूतापी ऊर्जा, ये बिल्कुल बात सही है। कथन 2 सही है और 1 गलत होता। वो क्यों गलत होता है, उसका सबसे बड़ा कारण आप देख लीजिए कि ऊर्जा के 3 हैं, कौन से, अजैविक या भौतिक घटक, जैविक घटक तथा ऊर्जा संघटक। ठीक, ऊर्जा संघटक के अंतर्गत आपने देखा सौर्थिक यानी सूर्य से आने वाली जियोथर्मल, ठीक, और दूसरा सम्मिलित ऊर्जा करते हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखते हैं तो 48 का आपका ये हो जाएगा। आगे आ जाएं, ऊर्जा पिरामिड, यह पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषक तलों को जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा के संपूर्ण प्रमाण का बोध कराता है, बिल्कुल बात सही है। यह ऊर्जा प्रायः एक इकाई भाग में निश्चित समय में देखी जा सकती है, सही है। पूछ रहा है कौन सही है, 1 और 2
दोनों ही सही है बातें। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने पास रख लीजिए। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, उसमें देखते हैं कथन और कारक। प्रकाश की उपस्थिति में कुछ पौधे उनके भाग गतिशील करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। अब क्या कह रहा है कि पौधों के तने तथा शीर्ष भाग पत्तियों में प्रकाशानुवर्तन सबसे ज्यादा होता है। अब ये क्या कह रहा है कि गति करते हैं, उनके भाग गति करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा सनफ्लावर्स, यानी सूरजमुखी का पौधा। जिधर जिधर सनलाइट है उधर उधर वो मुड़ता जाता है। हाई स्कूल या उससे पहले की क्लासों में भी बेसिक्स बताया जाता था कि पत्तियां या पौधे का झुकाव उस ओर ज्यादा हो जाता है जहां से प्रकाश आ रहा हो। अगर खिड़की के पास में रखा हुआ तो पौधा उधर की ओर कैसा होता है, झुक जाता है, तो वो गतिशीलता है। लेकिन इसका कारण जो है, क्योंकि लगाओगे पौधों के तने के शीर्ष भाग या पत्तियों में ज्यादा होता प्रकाश संश्लेषण, नहीं, गलत बात, होता है लेकिन ये इसका कारण नहीं है। तो हम देखेंगे तो क्या होगा आंसर, ये आंसर होगा बी। ए आर दोनों सही हैं, बट इसकी जो व्याख्या है वो सही नहीं हुई है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपसे मिलते हैं एक नए टेस्ट के साथ में। उम्मीद करेंगे आप ठीक से रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।